नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में बच्चों। आज हम कक्षा 10 विज्ञान का जो पार्ट 3 है धातु एवं अधातु, इसके वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है। ए चांदी, बी सोना, सी लोहा और डी तांबा। तो यह है प्रश्न, ठीक है, कि कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है। वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए। आई थिंक आपने सोच लिया होगा, तब मैं इसका आंसर बता देता हूं। सबसे तन्य जो धातु है वो है सोना। दूसरा प्रश्न है कि धातुएं कठोर सतह से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है, धातुओं का यह गुण कहलाता है ए तन्यता, बी आघातवर्धनीयता, सी चमक और डी सोनोरस। ठीक है, तो इसको ऐसे कर देते हैं थोड़ा, ताकि आपको दिखाई दे पूरा प्रश्न। यानी कठोर सतह से टकराती है, धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये गुण क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन है, सोचिए। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनोरस, या हिंदी में इसको ध्वनिक भी कहते हैं। कई बार क्या एग्जामिनर थोड़ा स्मार्ट होता है, पेपर बनाने वाला एग्जामिनर स्मार्ट होते हैं, ठीक है ना, होता है थोड़ा रेस्पेक्टेड नहीं लगता। ठीक है, तो रेस्पेक्ट देनी चाहिए। तो ध्वनिक ने नाम देकर सोनोरस दे सकते हैं एग्जामिनर। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तीसरा प्रश्न है कि द्रव्य धातु कौन सी है। एक ऐसी धातु जो द्रव्य रूप में पाई जाती है। बार बार क्वेश्चन आता है, काफी फेमस क्वेश्चन है। ए सोना, बी लोहा, सी मरकरी या डी कॉपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मरकरी। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं, द्रव्य धातु कौन सी है। तो आपके सामने प्रश्न है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लीजिए साथ में और सोचिए। द्रव्य अधातु है ए मरकरी, बी आयोडीन, सी लोहा या डी ब्रोमीन। तो वीडियो पॉज करके आप इसको सोच सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन है, वो द्रव्य अधातु होती है, यानी अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। पांचवा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि चमकीली सतह वाली अधातु कौन सी है। यानी अधातु जितनी भी होती है वो चमकीली नहीं होती, धातुएं होती है, लेकिन एक अधातु है जो पर भी चमकीली सतह वाली है। ए ब्रोमीन, बी आयोडीन, सी कोयला, डी सोना। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन है, वो चमकीली सतह वाली अधातु है। इसके बाद बात करते हैं सोडियम के बारे में। आपको गलत कथन बताना है। किसके बारे में? सोडियम के बारे में। 4 कथन दे रखे। एक क्षार धातु है, बी ये क्षार अधातु है, इसे चाकू से काटा जा सकता है, इसके गलनांक व घनत्व कम होते हैं। तो 4 ऑप्शन है। वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर सोच सकते हैं। मैं बता दूं फिर आंसर। तो इसका सही आंसर है, इसके अंदर कौन सा गलत कथन है, ये है क्षार अधातु है। गलत है, क्योंकि ये क्षार धातु है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। इसके अलावा पोटेशियम और लिथियम को भी काटा जा सकता है। गलनांक व क्वथनांक इसके कम होते हैं, ये बात भी इसके बारे में सही है। 7वां प्रश्न है कि कौन सा गुण कार्बन का नहीं है। क्या ऐसे प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कौन सा कथन कार्बन के बारे में सही नहीं है। तो ये धातु है जिसके अपर रूप मौजूद है, अधातु है जिसके अपर रूप मौजूद है। हीरा कार्बन का अपर रूप है जो कठोर होता है। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो 4 कथन आपके सामने हैं, सोचिए कौन सा सही होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा जिसमें कि कथन गलत दे रखा है। ठीक है, तो ये धातु है जिसके अपर रूप मौजूद है, ये कैसी बात है, ये बात गलत है कि धातु नहीं है। कार्बन क्या होती है, अधातु होती है, जिसके अपर रूप मौजूद है। कार्बन कठोरतम रूप है और ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है, ये भी बात सही। तो ये बात इसकी गलत हो गई, कार्बन क्या है, अधातु है। आगे चलें फिर। 8वां प्रश्न है कि धातु जो हथेली पर रखने पर पिघलने लगेगी। ए गैलियम व जर्मेनियम, बी सीजियम व स्कैंडियम, सी गैलियम व सीजियम, डी जर्मेनियम व पोटेशियम। तो 8वां प्रश्न है, वीडियो पर पॉज कीजिए और सोचिए इसका आंसर। तो 8 में हो जाएगा सी, गैलियम व सीजियम ऐसी धातु है जो हथेली पर रखने पर पिघलने लगेगी। 9वां प्रश्न देखते हैं कि कॉपर को जलाने पर किस रंग का ऑक्साइड बनेगा। ए नीला, बी हरा, सी भूरा या डी काला। तो काले रंग का ऑक्साइड बनेगा। इसके बाद बात करते हैं कौन सा ऑक्साइड अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया करेगा। 10वां प्रश्न है, आप भी साथ में पढ़ सकते हैं। मैग्नीशियम का ऑक्साइड है ए, बी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, सी कॉपर का ऑक्साइड है या डी आपका दे रखा है आयरन का ऑक्साइड है। तो ये कौन सा ऑक्साइड है जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर लेता है। तो ये प्रश्न कौन सा है, 10वें में हो जाएगा ए, सॉरी 10वें में हो जाएगा बी, 10वें में हो जाएगा बी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। यानी ये कैसा ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है, क्योंकि ये अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया कर लेता है। अब देखते हैं 11वां प्रश्न
11वां प्रश्न हमें कह रहा है कि एनोडीकरण क्या है, या एनोडीकरण है एल्यूमिनियम पर मोटी सल्फाइड की परत बनने की प्रक्रिया, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड बनने की प्रक्रिया, और अधातु पर मोटी ऑक्साइड परत बनने की प्रक्रिया, या अधातु पर मोटी सल्फाइड परत बनने की प्रक्रिया। यानी ऑक्साइड बने या ऑक्साइड की परत बने, सल्फाइड बने या सल्फाइड की परत। ये 4 ऑप्शन है, आप पढ़ लीजिए दोबारा कि एनोडीकरण है क्या। तो एनोडीकरण क्या है, 11वां प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड बनने की प्रक्रिया है वो एनोडीकरण कहलाती है। 12वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि कौन सी धातु ठंडे जल से नहीं लेकिन गर्म जल से क्रिया कर लेती है। यानी ठंडे जल में नहीं लेकिन गर्म जल से क्रिया कर लेती है। ए मैग्नीशियम, बी सोडियम, सी पोटेशियम, डी कैल्शियम। तो इसका आंसर भी सोचिए, तो इसका आंसर सही है मैग्नीशियम। 13वां प्रश्न देखते हैं, धातु युग्म जो भाप के साथ क्रिया नहीं करेगा वह है एल्यूमिनियम आयरन, एल्यूमिनियम जिंक, जिंक आयरन, सोडियम मैग्नीशियम। तो ये कौन सा प्रश्न है, ये 13वां प्रश्न है और इसका आंसर सोचिए। तो 13वें प्रश्न का आई थिंक आंसर आपने सोच लिया होगा। इसमें हो जाएगा सोडियम और मैग्नीशियम भाप के साथ क्रिया नहीं करती, बाकी ये धातु युग्म है वो कर लेता है। ठीक है, आगे चलें फिर। 14वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता लेड, कॉपर, गोल्ड जैसी धातुओं के बारे में है। ये ठंडे जल से क्रिया कर लेती है या ना, है पॉजिटिव बात है। ये ठंडे जल से क्रिया कर लेती है, ये जल से क्रिया नहीं करती, ये गर्म जल से क्रिया कर लेती है, ये भाप से क्रिया कर लेती है। तो 14वें प्रश्न को पॉज कीजिए और सोचिए। तो इसका सही आंसर है ये जल से क्रिया नहीं करती। इसके बाद अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, एक्वारेजिया में 3:1 किसके मध्य होता है ना। एक्वारेजिया में 3:1 तो होता है, लेकिन वो होता किसके मध्य बताना है। ए सांद्र नाइट्रिक अम्ल अनुपात सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, डी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ये है 15वां प्रश्न, तो सोचिए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। 16वां प्रश्न है कि तनु HCl के साथ कौन सी धातु क्रिया नहीं करती। ए कॉपर, बी जिंक, सी मैग्नीशियम या डी आयरन। तो 16 का वीडियो पॉज करके सोचिए आंसर क्या हो जाएगा। कॉपर होगा, जिंक होगा, मैग्नीशियम या आयरन। तो आई थिंक आपने सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर है तनु HCl के साथ कॉपर क्रिया नहीं करती। इसके बाद है 17वां प्रश्न कि तनु HCl के साथ कौन सी धातु तीव्रता से अभिक्रिया कर लेती है। जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या आयरन। तो आई थिंक आपने आंसर सोच लिया होगा, बता देता हूं। तो मैग्नीशियम है वो तनु HCl के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। 18वां प्रश्न है कि सक्रियत श्रेणी के अनुसार सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है इनमें से। कैल्शियम ए, बी जिंक है, सी मैग्नीशियम है या डी लेड। लेड का संकेत क्या होता है, PB होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, LD मत कर देना एग्जाम के अंदर, ये होता है संकेत इसका। ठीक है, तो 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न में आपके जो है कैल्शियम है सक्रियत श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। 19वां प्रश्न है किस आयनिक यौगिक का गलनांक सबसे कम होगा। ए NaCl, बी CaO, सी MgCl2, डी LiCl। तो सोचिए इसका आंसर। तो आई थिंक आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी LiCl। इसका इन चारों में गलनांक सबसे कम होगा। अगला है 20वां प्रश्न कि NaCl में कौन सा बंध पाया जाता है। ए आयनिक बंध, बी सहसंयोजक बंध, सी उप सहसंयोजक बंध या डी उप आयनिक बंध। तो वीडियो पॉज करके सोचिए, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और इजी भी है, बार बार आता है एग्जाम में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आयनिक बंध है वो NaCl में पाया जाता है, क्योंकि ये आयनिक यौगिक है इसलिए इसको आयनिक यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, 20वां प्रश्न था ये। ठीक है ना, 20वां था। ठीक है, 20वें में ए कर दिया हमने। 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित धातुओं को M कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बढ़ते क्रम कम से अधिक, यानी M कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं धातुओं के। आपकी एक सारणी बनी हुई है NCERT के अंदर चैप्टर में, उस पर ये वहाँ से उठाया गया प्रश्न। तो बढ़ते क्रम यानी कम से पहले कम आएगा, फिर अधिक, कम से अधिक, फिर और ज़्यादा। तो M कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर सही सेट बताना है बढ़ते कम से अधिक का। ठीक है ना, M कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ए है सल्फर, बी फॉस्फोरस, सी क्लोरीन, बी में फॉस्फोरस, क्लोरीन, फिर सल्फर, सी में फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, और डी है क्लोरीन, सल्फर और फॉस्फोरस। तो ये प्रश्न आपका कितना है, प्रश्न है 21 नंबर। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, आप पढ़ लीजिए। ठीक है ना, इसको सोचिए आंसर क्या होगा। कम से अधिक इलेक्ट्रॉन M कोष में, तो ये 21वां प्रश्न है। इसमें हो जाएगा सी, फॉस्फोरस सबसे कम, उससे ज़्यादा M कोष में सल्फर में, फिर क्लोरीन में।
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, आप पढ़ने जाकर, ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करे कि यार ये क्या है, उससे क्या एग्जाम में बढ़िया नंबर आते हैं। 22वां प्रश्न है कि किस धातु का धातुक्रम विद्युत अपघटन द्वारा संभव है? ए जिंक, बी आयरन, सी कॉपर या डी कैल्शियम। यानी विद्युत अपघटन द्वारा इनका धातुक्रम संभव है, धातुओं का धातुक्रम करते हैं तब। 22वां है तो आई थिंक आपने सोच लिया होगा इसका आंसर। इसका आंसर है डी कैल्शियम। इसके अलावा बताइए कि धातु का धातुक्रम है किन किन विधियों से किया जाता है? 3 विधियाँ हैं शायद, तीनों के आप कमेंट बॉक्स में नाम बताइए अगर आते हैं तो, और आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि वैसे विद्युत अपघटन द्वारा तो कैल्शियम का मैंने दे दिया, आप अन्य दे सकते हैं, ठीक है ना। तो तीन विधियाँ कौन सी आपको बताना है। 22वां प्रश्न हो गया। 23वां में चले फिर। 23वां प्रश्न है भर्जन किन अयस्कों का किया जाता है? ए क्लोराइड अयस्कों का, बी सल्फाइड अयस्कों का, सी कार्बोनेट अयस्कों का या डी फ्लोराइड अयस्कों का। तो भर्जन किन का किया जाता है यह बताना है। ए में क्लोराइड दे रखा है, क्लोराइड एक्स, बी सल्फाइड, सी कार्बोनेट या डी फ्लोराइड। ये 23वां प्रश्न है। आई थिंक आपने आंसर सोच लिया होगा। तो भर्जन किया जाता है सल्फाइड अयस्कों का। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आता है तो निस्तापन किन अयस्कों का किया जाता है? ऐसे भी यह प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर निस्तापन दे दे एग्जाम में भर्जन की जगह और ये 4 ऑप्शन दे दे तो निस्तापन किन अयस्कों का होता है ये भी बताना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े फिर। तो भर्जन किया जाता है सल्फाइड अयस्कों का। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है थर्मिट अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्रिया आयरन से होती है। बी दे रखा है इसमें आयरन ऑक्साइड की क्रिया एल्यूमिनियम से होती है। सी दे रखा है ये रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए उपयोगी है। और डी दे रखा है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो थर्मिट रिएक्शन आपकी किताब में दे रखी है। 1 नंबर में रिएक्शन पूछ सकते हैं, ऐसे भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है क्योंकि वो रटना हो गया। अगर आपने सच में रिएक्शन पढ़ी है तो इसका आंसर दीजिए। क्या इसकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्रिया आयरन से होती है या आयरन ऑक्साइड की क्रिया एल्यूमिनियम से होती है? ये रेल की पटरियों के बनाने के लिए उपयोगी है, ये बात तो सही है। ये ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है? तो ये 3 ऑप्शन बहुत तगड़े बनाए मैंने। तो सोचिए क्या होगा इसका आंसर। आई थिंक सोच लिया होगा। तो गलत कथन है इसके अंदर, बता देते हैं। और गलत कथन कौन सा है इनको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसका जो गलत कथन है वो हो जाएगा इसमें आयरन ऑक्साइड की क्रिया एल्यूमिनियम से होती है। गलत है क्योंकि इसमें क्या होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्रिया आयरन से होती है, न कि आयरन ऑक्साइड की क्रिया एल्यूमिनियम से होती है। रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए उपयोगी है और ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये बात भी सही है। अब देखते हैं 25वां प्रश्न कि धातुओं के विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड का कार्य कौन करता है? ए अशुद्ध धातु, बी शुद्ध धातु, सी अशुद्ध धातु या डी शुद्ध धातु। तो एनोड का कार्य कौन करता है धातुओं के विद्युत अपघटनी परिष्करण में, ये बताना है। तो 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिए आराम से और सोचिए इसका आंसर। चलिए मैं बता देता हूँ। तो धातुओं के परिष्करण में एनोड का कार्य करती है अशुद्ध धातु, ठीक है। तो अब आप ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसमें कैथोड का कार्य कौन करती है, ठीक है। और ये डायग्राम भी बना रखा है विद्युत अपघटनी परिष्करण का, वो डायग्राम आ सकता है आपके एग्जाम में, वो भी आप पढ़ लीजिए अच्छे से। 26वां प्रश्न देखते हैं। शुद्ध लोहे को कठोर एवं प्रबल बनाने के लिए इसमें कितने प्रतिशत कार्बन मिलाया जाता है? शुद्ध लोहा होता है उसको कठोर और प्रबल बनाने के लिए कितना % कार्बन मिलाया जाता है? ए 0.05%, बी 0.05%, सी 0.005%, डी 5%। तो 26वें में आंसर सोचिए क्या होगा, कितना % कार्बन मिलाया जाता है ताकि लोहा है शुद्ध लोहा वो कठोर हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 0.05%। आप कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए अगर आता है तो कि लोहे को स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, यानी मजबूत बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातु इसमें मिलाई जाती है, ठीक है। अगर आता है तो बता दीजिए। 27वां प्रश्न है कि पीतल में मिश्र धातुएं होती है। ए कॉपर व जिंक, बी जिंक व टिन, सी टिन व कॉपर, डी टिन व लेड। तो वीडियो पॉज करके सोचिए इसका आंसर। तो पीतल में मिश्र धातु होते हैं कॉपर व जिंक। इसके अलावा आपकी बुक में कौन कौन सी मिश्र धातुएं दी हुई है, ठीक है, उनके नाम लिखिए और उनमें बताइए उन मिश्र धातुओं में कौन सी धातुएं होती है अगर आता है तो, ठीक है। मैंने एक बताया, बाकी के आप खुद बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है आज का। कॉपर के बर्तनों पर बारिश के दिनों में बना हरा पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? कॉपर है। कॉपर का तांबे का लोटा होता है, ठीक है ना, गिलास होता है।
ठीक है, लोटा होता है पूजा घर में। तो बारिश के दिनों में नमी लग जाती है और हरा हरा पदार्थ बन जाता है। तो ये हरा पदार्थ क्या है? कॉपर सल्फाइड है या कॉपर क्लोराइड है, कॉपर ब्रोमाइड है या कॉपर कार्बोनेट है। तो इसका आंसर सोचिए वीडियो पॉज करके। तो ये कॉपर कार्बोनेट है। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है आज का। इसको देखने के लिए थैंक्स, और थैंक्स तब माना जाएगा जब इसको आप लाइक करते हैं। पहले कोई थैंक्स नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इसको शेयर करते हैं। कर दो अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और ऐसे वीडियो चाहिए तो। वीडियो जितना ज़्यादा व्यूज आएगा, इस चैनल का रूल यही है, जितना ज़्यादा व्यूज आते हैं उस जिसका वो वीडियो मैं ज़्यादा बनाता हूँ वैसे, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है।